हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। जीएसटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैक्स रेजाइम है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट लेकर के आई है। ये इतना ही इम्पॉर्टेंट टैक्स रेजाइम है कि इसने हमारे पूरे इंडिया के टैक्स सिस्टम को ओवरहॉल कर दिया है। ओवरहॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर कर देना। इंडिया के अंदर जो पहले टैक्स सिस्टम चलता था वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे, तो उसको हटाना जो था बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। और ये चीज़ें कई सालों से हमारे देश की गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ कि जीएसटी जो है वो अभी का नहीं है, वो 20 साल पुराना टैक्स रिजाइम है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो, ठीक है, तब उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट चली गई थी और उसके बाद जो है कांग्रेस का राज आ गया था और कांग्रेस के राज में ये नहीं आ पाया टैक्स सिस्टम। बट नाउ इन 2017 मीन 16 में ही इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी कि उसको इनको जीएसटी को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ठीक है, तो ये जो टैक्स सिस्टम है ये इंडिया के अंदर जो आया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स सिस्टम। ओके, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना, जो कि द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये सपना था कि जीएसटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो। जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का एक खास मकसद उनका सिर्फ यही था कि जीएसटी, देखिए टैक्सेस, पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। पहली बात तो आपको ये पता ही है कि व्हाट आर टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस होते क्या हैं? टैक्सेस आर दी कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, दीज आर दी कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। ये कुछ कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो हर एक सिटीजन को करनी पड़ती हैं टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो टैक्स एक टाइप का कंपल्सरी पेमेंट है जो हर किसी को करना पड़ता है। ओके, जो हर किसी को करना पड़ता है। ये टैक्स जो है ये सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है पब्लिक के थ्रू, और गवर्नमेंट इसको समाज के लिए ही, सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करती है। ठीक है, एंड कंट्री की अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च करती है। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड जीडीपी को बढ़ाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो टैक्स के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट इज, सभी आप लोग समझ सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, कि टैक्स के 2 टाइप होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स और बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स डायरेक्टली बंदे गवर्नमेंट के खाते में जमा कराते हैं, जैसे कि मिस्टर ए ने जाकर के गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट को पैसे जमा करा दिए, अपना टैक्स जमा करा दिया पर्सनल। ठीक है, डायरेक्टली जाकर के उसने जमा करा दिया। ठीक है, बट मतलब कि अल्टीमेटली इसका टैक्स था, इसने इसका बर्डन खुद ही भुगत लिया, जाके गवर्नमेंट को दे दिया। मतलब ये जो टैक्स वो पे कर रहा है मिस्टर ए, ये किसी और से उसको वसूल नहीं सकता है। बट मिस्टर बी इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, वो इनकम टैक्स तो भरते ही हैं, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास भरते ही हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को एक और टाइप का टैक्स भरते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब जो भी ये सामान बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, ये उसके ऊपर टैक्स बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स से कलेक्ट करते हैं, और फिर ये सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले कस्टमर इनको दे, मतलब पहले ये कस्टमर से चार्ज करते हैं टैक्स, और उसके बाद में ये सारा का सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करा देते हैं। मतलब ये अल्टीमेट बर्डन नहीं भुगतते हैं टैक्स का। जो टैक्स का अल्टीमेट बर्डन है वो कौन भुगत रहा है इस सिचुएशन में? द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द कस्टमर्स। बट इस किस सिचुएशन में जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो वही बंदा भुगतता है जिसको पे करना है। ठीक है, अब जीएसटी इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है, हमें ये डिस्कस करना है। जीएसटी इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मार्केट में भी जाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो जीएसटी जो है वो आप पे करते हैं क्या गवर्नमेंट को? नहीं, लेकिन आपके बिल में जुड़ा हुआ आता है जीएसटी। इसका मतलब आपके बिल में अगर जीएसटी जुड़ करके आ रहा है और आप गवर्नमेंट को पे भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब जीएसटी का भार आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ठीक है, जीएसटी आप बियर कर रहे हो लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो, तो इससे आप समझ जाते हो कि जीएसटी इज अ
इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्योंकि उसका बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर्स पे जा रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। जैसे कि आप डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, तो डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने के बाद जो आपको बिल मिलता है, पहले भी मिल जाता होगा, ठीक है, बिल मिलता है, उस बिल के ऊपर जीएसटी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जीएसटी की पेमेंट अल्टीमेटली आप कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास किसके थ्रू जा रहा है? डोमिनोज वालों के थ्रू जा रहा है। इसका मतलब डोमिनोज वाले अपना बर्डन जीएसटी का किसके ऊपर डाल रहे हैं? आपके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? कस्टमर्स के ऊपर, फाइनल यूजर्स के ऊपर, ठीक है ना। देखिए, एक चीज और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं इस लेवल पे, कि जो जीएसटी होता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव नेचर? प्रोग्रेसिव नेचर मतलब जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। जैसे कि पुअर्स जो होंगे वो टैक्स नहीं देंगे डायरेक्ट वाले, जबकि जो रिचेज होंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा रिच उतना ज़्यादा टैक्स। अमिताभ बच्चन जो है वो करोड़ों में टैक्स भरते हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो लाखों रुपए टैक्स भरते हैं, कुछ लोग थाउजेंड्स में टैक्स भरते हैं, कुछ लोग हंड्रेड्स में भरते हैं, और कुछ लोग भरते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स आप अपनी इनकम के हिसाब से पे कर सकते हो, ठीक है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो ऐसा कोई मतलब नहीं कि आपकी इनकम कम है या आपकी इनकम ज़्यादा है। एक टाइप का ये रिग्रेसिव टैक्स है। इसको हम क्या नाम दे रहा हूँ यहाँ पे? मैं नहीं, एक्चुअली में इसका नाम ही है, हमारी इकोनॉमिक्स में दिया गया है, दैट इज रिग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है ये, मतलब इसमें अमीर और गरीब का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो, गरीब जा रहा है या अमीर जा रहा है, डोमिनोज वाले ये नहीं देखेंगे, आपके बिल में जीएसटी जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जो अगर जैसे देखिए उन्होंने कुछ सर्टेन गुड्स बना दिए हैं जो गरीब, देखो आप कहोगे ये तो गलत है, ये सरकार ने बहुत गलत किया, वो तो गरीबों को ख्याल ही नहीं रख रही है। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि जीएसटी गरीबों को ना पे करना पड़े और अमीरों को पे करना पड़े। पहली बात तो जीएसटी अमीर और गरीबों का टैक्स नहीं है, जीएसटी सामान के ऊपर टैक्स है। अब सामान और अमीर और गरीब के हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ब्रेड गरीब भी खाता है अमीर भी खाता है, लेकिन ब्रेड के ऊपर टैक्स बहुत कम है, ठीक है। लेकिन पिज्ज़ा एक लग्जरी चीज़ है, मतलब लग्जरी कहने का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अल्कोहल के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग टाइप के टैक्स लगाए हैं, जीएसटी नहीं लगता अल्कोहल के ऊपर, बट गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए हैं जो अमीर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स गरीब भी करते हैं, बट महंगे मोबाइल फ़ोन, जितना आपके मोबाइल फ़ोन की वैल्यू होगी उसके ऊपर उतना ही जीएसटी लगेगा। अगर आप 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो उसके ऊपर उतने रेट से जीएसटी लगेगा। मान लीजिए लेट्स अज्यूम 9%, 18% मान लीजिए टैक्स लग जाता है, तो 1800 रुपये आपको पे करना है अलग से, ठीक है। अगर आप 1 लाख का मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 18,000 पे करना होगा। तो इट्स नॉट अ बिग डील, जितना आप महंगे सामान खरीदते हो, जितना आप लग्जरी सामान खरीदते हो, उतना ही आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। यहाँ से हमारा नोट शुरू है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मीनिंग क्या होता है? ये एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है। यहाँ पर मैं एक वर्ड को एम्फेसाइज करना चाहूंगा, कॉम्प्रीहेंसिव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉम्प्रीहेंसिव? अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने भी समझाया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, लेविड मतलब लगाना, ठीक है। इसको लगाया जाता है एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट, एक पर्टिकुलर रेट पे लगाया जाता है ऑन एवरी सप्लाई ऑफ, एवरी सप्लाई, द वर्ड इज एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग पेट्रोल एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैकोस, इनको छोड़ करके, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने बोला इनको हम देख लेंगे, बाकी जीएसटी के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है वो क्या है? देखिए, जीएसटी से पहले हमारे बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी के आने से पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स के लॉज थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे कह सकते हो।
ठीक है, जो कि लोगों को अलग अलग तरीके से पे करने पड़ते थे। जैसे कि अगर सर्विसेज लेने जाओगे तो सर्विस टैक्स पे करना है, अगर आप गुड्स लेने जा रहे हो तो वैट पे करते थे, आप लोग वैट पे करते थे, सेल्स टैक्स पे करते थे, और सेल्स टैक्स में भी काफ़ी टाइप हुआ करते थे। और अगर आप मान लीजिए कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, अब बहुत सारी ड्यूटीज पे करते थे लोग, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स, अब इतने सारे टैक्सेस को एक जगह पे सब्ज्यूम कर दिया गया। सब्ज्यूम का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, ठीक है ना, मतलब सारे टैक्सेस को खत्म करने के बाद ये एक टैक्स लेकर आया गया जिसको बोला जाता है कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब एक ऐसा टैक्स जिसमें बाकी टैक्सेस को खत्म करके उसमें अपनी जगह बना ली है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसने बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया है, ठीक है ना। नाउ मैंने बोला कि ये प्रिस्क्राइब्ड रेट से लगता है, दैट मीन्स कि इसका रेट फिक्स्ड है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं कि मतलब एक ही रेट है, मतलब 10% हर किसी के ऊपर लगेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब हर पर्टिकुलर सामान के लिए अलग अलग रेट लगाया गया। जैसे कि लग्जरीज के ऊपर 28% भी टैक्स लग जाता है, ठीक है ना, और कुछ सामान ऐसे जिनके ऊपर 18% लगता है, कुछ सामान ऐसे जिनके ऊपर 5% लगता है, 3%, 2%, 0% वाले भी सामान गवर्नमेंट ने बोला है कि इनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी से ये एग्जेम्प्ट रहेंगे। एग्जेम्प्ट मतलब उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, दैट क्लियर। तो और बोला गया है कि ऑन एवरी सप्लाई, मतलब हर सेल पर, अगर मैं बेच रहा हूं सामान ए को, अगर मैंने मान लीजिए ए ने बी को सामान बेचा तो भी जीएसटी लगेगा, बी सी को बेचेगा तो भी जीएसटी लगेगा, सी डी को बेचेगा तो भी जीएसटी लगेगा, मतलब ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर सप्लाई के ऊपर टैक्स लगेगा ताकि बीच में कोई घोटाला ना हो सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप इस मतलब देखिए, जो लोग जीएसटी को समझने के इंटरेस्टेड हैं कि जीएसटी, उनको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं बच्चे, ये अभी आया है। कब आया? हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को मिडनाइट में लागू किया। मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने इसको 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु इज इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी इन द कंट्री। The countries which have already introduced the GST was so many, ठीक है ना, there are so many countries who have introduced the GST in their country, but France is the first country who has introduced the GST in their country for the first time, ठीक है। GST सबसे पहले फ्रांस में आया था, इतना आपको समझ लेना, ठीक है ना। अब कहोगे कि हमने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया है, देखिए सारे टैक्स सिस्टम एक दूसरे से सीखे जाते हैं। अगर कोई इंसान को इतनी समझ नहीं है तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ में देख करके कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरों की गलतियों से हमें दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना, कि दूसरे ने क्या गलती करी हम वो गलती ना करें, ठीक है। अगर आपके बड़े भाई बहनों ने कोई गलती करी हो तो आप उससे सीख ले लेते हैं और वो गलती आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि जैसे मम्मी पापा कहते हैं कि ठोकर लगेगी तो खुद ही समझ जाएगा। अब अगर आपको खुद ठोकर लगेगी, आप ठोकर खा के खुद ही समझोगे तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके आगे जाने वाले बंदे की ठोकर लग गई तो आप खुद ही साइड होकर के जाएंगे। तो ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या सोचा कि भाई जब फ्रांस जीएसटी लाया है, ब्राज़ील जीएसटी लाया है, बहुत सारी कंट्रीज जीएसटी ला रही हैं, तो हम भी जीएसटी को ला करके देखेंगे जीएसटी है क्या, ठीक है ना। और जीएसटी उन्होंने बहुत सारे फायदे देखे थे, तभी उन्होंने जीएसटी को लाने की कोशिश की, ठीक है। अभी जीएसटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब इट हैज रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो जीएसटी से पहले लगा करते थे, उनको सबको हटा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो आपका कस्टम ड्यूटी अभी भी लग रहा है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगता जाता है, ठीक है ना। अल्कोहल के ऊपर टैक्स अभी भी लगता है, वो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नहीं डाला है, ठीक है। टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, पेट्रोल के ऊपर अभी भी टैक्स गवर्नमेंट ने बोला हम जीएसटी में नहीं डाल रहे हैं। और लोकल बॉडीज जो टैक्स लेवी करती हैं वो भी जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, एमसीडी वाले जो टैक्स लगाते हैं, ठीक है। अगला है वैल्यू एडिड टैक्स। व्हाट इज डू यू मीन बाय दिस? आप कहोगे वैट जो था, वैल्यू एडिड टैक्स, क्या वो बिल्कुल खत्म कर दिया है? नहीं, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है,
वैट तो बहुत ही अच्छा था, जो कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर के आई थी। इट इज़ वेरी गुड। सॉरी इट वॉज, अब तो वो उसकी डेथ हो गई है, अब जीएसटी आ गया उसकी जगह पे। तो जो वैट था वो भी बहुत अच्छा टैक्स था। उसका मतलब क्या था, वैट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक लकड़ी एक बंदे ने खरीदी और उस लकड़ी से कुर्सी बना दी, तो इसका मतलब उसने उस लकड़ी की वैल्यू में कुछ ऐड करके और कुर्सी बना दी। ठीक है, मान लीजिए लकड़ी 10,000 रुपये की थी और उसने अल्टीमेटली 15,000 की कुर्सी बना दी। ठीक है, 10,000 से उसने 15,000 की कुर्सी बना दी, तो 15,000 माइनस 10 मतलब कितने की वैल्यू ऐड करी उसने, 5,000 की उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। तो वैट का मतलब है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगेगा, ना तो इंटरमीडिएट गुड्स पर लगेगा ना फाइनल गुड्स पर लगेगा। मैंने दो टर्म यूज करी है यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिससे सामान बना, जैसे कि लकड़ी, और फाइनल गुड्स माने कि चेयर। ठीक है ना, चेयर इज अ फाइनल गुड। लेकिन उन दोनों का डिफरेंस विच इज वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगने को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जीएसटी भी ऐसा ही है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि हाँ वैट हमने पढ़ा था अब हम दोबारा से जीएसटी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैट जो था वो बिल्कुल सिंपल जीएसटी, इसका एक अच्छा सा एक्सटेंडेड और कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन है। ठीक है, इट इज लेविड ऑन इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीमेंटल वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। वैल्यू एडिशन मीन्स डिफरेंस ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट मीन्स जो आपने लगाया, आउटपुट जो आपको मिला। जैसे हमने लकड़ी से चेयर बनाई तो लकड़ी हमने लगाई, चेयर हमने पाई। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। नॉट अ कॉस्ट फॉर ट्रेडर। कॉस्ट ऑफ, मैंने बताया ना, डोमिनोज ट्रेडर जो सामान बेच रहा है उसके लिए कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे ले लेगा। डोमिनोज वाले अगर जीएसटी पे कर रहे हैं तो क्या वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमारे ऊपर इतना बर्डन तुम्हारे जीएसटी का आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो बर्डन वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर बड़े आराम से डाल देंगे, जैसे कि आपके ऊपर डाल देंगे। ठीक है ना, तो जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर ट्रेडर। ये ट्रेडर के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ट्रेडर, देखो अब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को सामान बेच रहा है, जीएसटी उससे ले रहा है। ठीक है ना, तो वो ट्रेडर जब कस्टमर को बेचेगा तो वो भी तो जीएसटी लेगा ना कस्टमर से। एक ट्रेडर है ए और एक ट्रेडर है बी, और सी फॉर कस्टमर। समझ गए आप? ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को सामान बेचा, मान लीजिए लकड़ी बेची। ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को लकड़ी बेची चेयर बनाने के लिए। ट्रेडर बी ने उसमें चेयर बना करके कस्टमर को बेच दी। जब ट्रेडर ए ने ट्रेडर बी को सामान बेचा था तो क्या किया था उसने? जब उसने उसको लकड़ी बेची थी तो उससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया था। ठीक है ना, मान लीजिए 10,000 की लकड़ी के लिए उसने 1,000 रुपये जीएसटी ले लिया, मतलब 11,000 का सामान पड़ा। किसको? मिस्टर बी को। मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, देखिए, जैसे कि मिस्टर ए है, ए बी एंड सी। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा। ठीक है, और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सामान बेचा। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने 10,000 रुपये का सामान बेचा, उसके ऊपर 11,000 की जीएसटी ले ली। ठीक है, तो उसको इनको मतलब इनको सामान 11,000 का पड़ा। अब इन्होंने इस 11,000 रुपये में मान लीजिए 5,000 की वैल्यू एडिशन कर दी, तो अल्टीमेटली ये सामान इनको कितने का पड़ा? ये सामान 16,000 में बनके रेडी हो गया। ठीक है, जब इन्होंने कस्टमर को ये सामान बेचा तो उन्होंने उससे 1,600 रुपये जीएसटी कवर अप कर लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने सामान इसको कितने का पड़ा कस्टमर को? ये सामान कस्टमर को पड़ा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इन्होंने जो जीएसटी लगाया वो केवल 500 रुपये के ऊपर लगाया, क्योंकि जितनी वैल्यू एडिशन हुई है 500 रुपये, तो मतलब कस्टमर को 16,500 का सामान पड़ा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि कस्टमर ने 1,000 रुपये जो बी ने ए को दिए हैं वो भी उसने अल्टीमेटली सी ने ही दे दिए। तो सी ने कितना सामान का पैसे दिए? सी को तो 15,000 रुपये का सामान पड़ा और 1,500 रुपये उसने टैक्स दिए, मतलब 500 रुपये तो उसने वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स दिए जो उसने एक्स्ट्रा चेयर बनाने के लिए लगाए, और 1,000 रुपये उसने वो भी दे दिए जो बी ने ए को दे रखे हैं। तो मतलब बी के लिए तो कोई कॉस्ट नहीं हुई। अब बी क्या करेगा? इस पूरे पैसे को जो उसने ले रखा है
पहली बात तो वो गवर्नमेंट को ये बोलेगा कि देखिए गवर्नमेंट मैंने 1000 रुपये ए को दिए थे, ठीक है ना, अब मैंने 1500 रुपये सी से लिए हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस 1500 रुपये जो मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं इसमें से 1000 रुपये काट रहा हूं जो मैंने ए को दिए हैं, ठीक है, और अब मैं 500 रुपये आपके खाते में जमा करा रहा हूं, ठीक है। ए बोलेगा गवर्नमेंट मैं आपको 1000 रुपये जो मैंने बी से कलेक्ट करे मैं आपको जमा करा रहा हूं। मतलब ना तो जीएसटी का पैसा ए ने रखा अपने पास, ना बी ने रखा, और सी को तो बेचारे क्या ही रखेगा, उसको तो देना ही देना था गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अल्टीमेटली सी ने दिया पैसा, कितना, 1500 रुपये, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, बी का तो कुछ पड़ा ही नहीं, ए को भी कुछ नहीं दिक्कत हुई क्योंकि ए ने बी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट के पास अपना पूरा 1500 रुपये पहुंच गया, अल्टीमेट बर्डन गया कंज्यूमर के ऊपर, जो कि ठीक है, ज़्यादा बुरी बात नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सामान ले रहे हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो, ठीक है। तो हम एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं जीएसटी के बारे में, फिर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में और समझाऊंगा। एक बात देखिए, जैसे कि हमने अभी क्या डिस्कस किया कि नॉट अ कॉस्ट फॉर ट्रेडर, ये ट्रेडर के लिए कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि ट्रेडर सेट ऑफ कर लेता है। देखो यहाँ पे बी ने क्या किया, बी ने यहाँ पे सेट ऑफ कर लिया। क्या सेट ऑफ कर लिया, जो उसने जीएसटी कलेक्ट किया और जो उसने जीएसटी पे कर दिया था ए को, उसने उसके साथ में उसको सेट ऑफ कर दिया। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ। सेटिंग ऑफ का मतलब समझ में आ गया कि जो उसने टैक्स कलेक्ट किया 1500 रुपये, उसमें से अपना 1000 रुपये का टैक्स उसने ऑलरेडी पे किया हुआ था, उसको उसने सेट ऑफ कर लिया। इसको हम इनपुट क्रेडिट भी कहते हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। फाइनल कॉस्ट टू फाइनल कंज्यूमर्स, मतलब अल्टीमेटली इसका जो कॉस्ट पड़ी वो बेचारे सी के ऊपर पड़ गई। कितने दुख की बात है, आपको थोड़ा सा तो दुख हो रहा होगा ना एज अ कंज्यूमर, कोई बात नहीं। देखिए, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट अक्रॉस ऑल स्टेट्स, मतलब कि सबसे बहुत ही अच्छी बात ये रही हमारी कंट्री के अंदर कि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से लागू होते थे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट थे, क्योंकि दिल्ली अपने अलग रेट से वैट लगाती थी, महाराष्ट्र अपने अलग रेट से वैट लगाता था, केरला अपने अलग रेट से, तमिलनाडु अपने अलग रेट से, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हर किसी स्टेट में जाके कुछ सामान, जैसे कोई सामान, कुछ लोग सोचते थे कि तमिलनाडु में सामान महंगा पड़ रहा है, चलो दिल्ली से ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। अभी क्या है कि हर स्टेट के लिए, हर स्टेट में एक जैसा टैक्स लगेगा, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी सामान खरीदो, ठीक है ना। जैसे 18% टैक्स है, दिल्ली में भी वही है, हरियाणा में भी वही है, पंजाब में भी वही है, यूपी में भी वही है, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह पे सेम रेट। एवरी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी हैव देयर ओन जीएसटी एक्ट्स, और सबके जीएसटी रेट सेम है, मतलब सबके एक्ट अलग अलग हैं, सबने अपने कानून अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन सबके एक्ट अलग हैं, सबके रूल्स अलग हैं, लेकिन सबका रेट सेम ही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखिए, जीएसटी को लाने का मकसद क्या था। आप लोगों के माइंड में ये है कि अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जीएसटी लाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो हम अभी ये समझते हैं कि जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहला, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब कि पहली बात तो मैंने आपको ये बोला कि जीएसटी पूरी की पूरी कंट्री में जीएसटी जो है वो एक ही रेट से लगता है, एक जैसे सामानों पर। जैसे मोबाइल फोन्स हैं तो उसके ऊपर 28% लगेगा, तो हर जगह पे 24% लगेगा, हर जगह पे लगेगा। क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, कि आप कहीं से भी जाके कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ये नहीं कि आपको दिल्ली से ही सामान सस्ता पड़ेगा तो यू विल कम टू दिल्ली एंड परचेज सम गुड्स फ्रॉम हियर एंड गो देयर अगेन। इट्स नॉट दैट। कॉमन नेशनल मार्केट, पूरे देश को एक मार्केट बना दिया है जहां से कि आप कहीं से भी सामान खरीदो आपको सेम टैक्स देना है, ठीक है। दूसरी बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए बहुत फायदा है, बिजनेस करना आसान कर दिया है, क्योंकि पहले क्या होता था, अर्लियर बिजनेसेस हैड टू रजिस्टर देमसेल्फ विद वेरियस अथॉरिटी एज मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस वर एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि पहले के ज़माने में जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तब एक बिजनेसमैन को, बेचारे एक बिजनेसमैन को बहुत जगह जगह जाकर के क्या करना पड़ता था, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता था, कि वो सेल्स टैक्स अथॉरिटी में पहले लंबी सी लाइन लगा रहा है अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर करके कि मेरा नंबर आएगा, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद में वहाँ पे मेरे को मैं, ठीक है।
तो वो क्या करता था, सेल्स टैक्स अथॉरिटी के पास जाके लंबी सी लाइन लगा के फॉर्म भर के अपना वेट करता था, और फिर इतने सारे उनकी रिटर्न्स भरना, बीच बीच में उनकी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करना, ये सब कुछ करना पड़ता था उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद में वैट के दफ्तर जाएगा, सर्विस टैक्स के दफ्तर जाएगा, और अलग अलग जगहों पे जाकर के और लाइन लगाएगा और वहाँ पे ये करेगा। अब क्या है, एक तो जीएसटी ऑनलाइन है, सबसे बड़ी बात। ऑनलाइन तो खैर पहले ही आ गई थी चीज़ें, लेकिन फिर भी इतनी सारी अथॉरिटीज़ के साथ में अपने आप को रजिस्टर कराना, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुका है। अब एक ही जगह पे आपको रजिस्टर कराना है जीएसटी, और आपको सारे फायदे मिल जाएंगे, मतलब सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जीएसटी, ठीक है। बट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी had made the business easy as only one tax is levied and which is administered by only one authority, कि अब एक ही जगह टैक्स भरना है आपको, और एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल्स देनी है, आपको चक्कर भी नहीं काटने हैं बार बार, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं भरना आपको। मतलब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ए ने बी को सामान बेचा था 1000 प्लस 10,000 प्लस 1000, तो अगर बी उस 1000 जो उसने उसे पे किए उसके ऊपर भी टैक्स लगा देगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसने टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो मतलब ये कि बी ने वो जो 1000 रुपये ए को टैक्स के लिए पे किए हैं, वो अपने आप को कॉस्ट मान लेगा। वो सोचेगा मेरे पास 11,000 का सामान आया तो फिर उसके पास 10,000 का सामान है, 1000 रुपये टैक्स किए गए हैं, लेकिन वो मानेगा कि मेरे पास 11,000 का सामान आया है, और उसमें वैल्यू एडिशन करके 16,000 कर देगा उसको, और अब वो 16,000 के ऊपर टैक्स लगाएगा। तो उसका मतलब उसने उस 1000 रुपये के ऊपर भी अल्टीमेटली टैक्स लगा दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जीएसटी में क्या होता है कि जितनी उसने वैल्यू एडिशन करी, मतलब अगर उसने 11 से वो 16 बनाया, मतलब उसने 5,000 की वैल्यू एडिशन करी है, तो सिर्फ 5,000 के ऊपर उसको 500 रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा। मैंने 10% का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो जीएसटी इज लेविड ऑन दी वैल्यू एडिशन ओनली। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। मैंने बताया आपको कि बी ने जो सामान खरीदा था, लकड़ी खरीदी थी ए से, उसके ऊपर जो उसने 1000 रुपये दिए थे, वो उसने जब कलेक्ट किया टैक्स, तो उसमें से उसने उसको सेट ऑफ कर लिया था। तो जीएसटी हैज बिकम चीपर, इससे जीएसटी थोड़ा सस्ता पड़ा, क्योंकि अगर वो कलेक्ट ना करता तो वो कस्टमर से 1000 रुपये प्लस और भी 1500 रुपये मिलाकर 2500 रुपये कलेक्ट करता, जिसकी वजह से कस्टमर को तो वो सामान 2500 रुपये महंगा पड़ता। अभी अल्टीमेटली वो सामान 1500 रुपये ही महंगा पड़ रहा है, इससे पहले वो सामान और ज़्यादा महंगा पड़ता होगा। इसका मतलब आगे बस समझ में। तो देखिए कैस्केडिंग इफेक्ट समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम बेटर टैक्स मैनेजमेंट। देखिए जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। मैंने बताया कि सब कुछ ऑनलाइन है। इट इज़ अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस भी नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत आसान है इसका मैनेजमेंट करना। गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो गया है कि अब एक ही टैक्स को उन लोगों को संभालना है, और चोरी करने वालों को भी बहुत आसानी से उनको पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए मैनेजमेंट करना अच्छा आसान हो गया है। तो गवर्नमेंट का मकसद ये था जीएसटी लाने का कि उनको इतने सारे टैक्सेस को संभालने से बेटर तो एक टैक्स सिस्टम को वो संभालें। अगला है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। उनका मकसद ये था कि इन्वेस्टर इतना डरते थे ना इंडिया के अंदर आने में, फॉरेन इन्वेस्टर इतना डरते थे, कहते थे इंडिया के अगर इस स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पर 36 टैक्सेस हैं, इधर जाएंगे तो इधर इतने सारे टैक्सेस हैं। और अलग अलग टैक्सेस के बारे में पढ़ना, उन लोगों को देखो पढ़ना पड़ता है। कोई भी अगर आप भी किसी कंट्री में जाके अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो एनालिसिस करोगे, सर्वे करोगे, पूरा तैयार करोगे कि अगर मैं वहाँ पर लगाता हूँ पैसा, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली के अंदर एक कंपनी सेटअप करना चाहता हूँ, तो उससे मुझे कितने सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे। मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मुझे दिल्ली का वैट देना पड़ेगा, मुझे दिल्ली में सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, मुझे दिल्ली में बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको डर नहीं, उनको पता है कि पूरी कंट्री में एक ही सिस्टम है जो कि जीएसटी है। अगर मैं वहाँ पे जाके लगाता हूँ कुछ भी फैक्ट्री वगैरह, तो मुझे सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ेगा। मुझे इतने सारे टैक्सेस को ना तो पढ़ना है और ना ही मुझे उनको अलग अलग तरीके से टैक्स देना है, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस वुड रिजल्ट, देखो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, अभी ध्यान से समझिए। देखिए ठीक है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम को हटा करके और एक सिस्टम को लाया गया है, जिससे कि
इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है इंडिया की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ जीडीपी, इससे हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई है। मतलब कि देखिए पहले क्या था कि इतने सारे टैक्सेस थे और लोग बहुत चोरियां कर लेते थे टैक्स की, ठीक है। अभी क्या है कि जीएसटी हर स्टेज पे लगता है, मैंने बोला ना ऑन एवरी सेल एवरी सप्लाई पर टैक्स लगेगा। तो मतलब जो भी लोग जीएसटी का बेनिफिट लेना चाहेंगे, जैसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए को टैक्स पे किया, अगर वो सी को बेचना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड तरीके से बेचेगा। रजिस्टर्ड तरीके से बेचने का मतलब ये है कि अगर उसको अपने उस 1000 रुपये का बेनिफिट लेना है जो उसने ए को दिया है, तब वो सी को बिल्कुल मतलब फेयर ट्रांजैक्शन करेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने सी को बेच दिया तो अल्टीमेटली उसको जो 1000 रुपये का जो उसका जो टैक्स गया हुआ है वो उसका डूब जाएगा, ठीक है। तो अभी वो जब सी को सामान देगा तो सी को वो टैक्स इनवॉइस काट के देगा, जिससे कि उसको गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड जाएंगे कि हाँ कि बी ने सी को सामान बेचा और बी का टैक्स जो उसने ए को पे किया है उसे हम माफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अपलिफ्टमेंट ऑफ जीडीपी है, इससे बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होंगी, सब लोग टैक्स नहीं बचाने की कोशिश करेंगे, ब्लैक मनी नहीं आएगा लोगों के पास और इससे जीडीपी बच जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि हर स्टेट, एवरी स्टेट एंड यूटी हैज देयर ओन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। हर यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, हर यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित जो राज्य हैं और जो हमारे राज्य हैं जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब कुछ। तो दिल्ली तो खैर यूनियन टेरिटरी, फिर भी दिल्ली को एक स्टेट ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टेट एंड यूटीज का अपना खुद का जीएसटी एक्ट है, लेकिन रेट सबका सेम है, मैंने बता दिया। जैसे कि दिल्ली हैज इट्स ओन सीजीएसटी एक्ट एंड दिल्ली जीएसटी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास केवल एक ही टैक्स है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी जीएसटी की 3 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होंगी, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी एक्चुअली 3 प्रकार की है, ठीक है। स्टेट या यूटी एक ही है, ठीक है। मतलब कि जब भी हम ट्रांजैक्शन विद इन अ स्टेट करते हैं, विद इन अ स्टेट मतलब कि इंट्रा स्टेट, एक देश की एक राज्य के अंदर अंदर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीजीएसटी लगता है। ऐसे ही दो मतलब एक अगर स्टेट के अंदर अंदर अगर आप सेल करते हो तो आपको 2 टैक्स लगाने हैं हमेशा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मतलब मैं आपको बताऊंगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला किसी भी स्टेट को कि अगर आप कोई भी सामान बेचते हो तो आधा हम लेंगे, आधा तुम रख लो। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए 10,000 का सामान बिका और 10% जीएसटी लगाया, मान लीजिए 1000 रुपये, तो 500 रुपये इसमें सेंट्रल का होगा और 500 रुपये स्टेट का होगा। तो इसीलिए कभी देश के विदेश क्या बोलते हैं राज्य या स्टेट के अंदर अंदर अगर हम सेल करते हैं तो उसमें 2 टैक्स लगते हैं, एक तो सीजीएसटी एसजीएसटी, जिसमें आधा गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या है कि जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो, इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या होता है, जब एक राज्य से बाहर सेल की जाती है, जैसे दिल्ली से मुंबई में अगर सेल हो रहा है तो वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। मतलब अगर आप दिल्ली से महाराष्ट्र में सामान बेच रहे हैं तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाना है, तब आपको आईजीएसटी लगाना है। तो मतलब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगाना है, जब आप एक राज्य के अंदर अंदर सेल कर रहे हैं, मतलब दिल्ली में दिल्ली का ही सामान बेच रहे हैं तो आपको 2 टैक्स देने हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली से पंजाब या हरियाणा में सामान बेच रहे हैं तो आपको आईजीएसटी देना होगा, नॉट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रिवर्सल चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कि देखो मैंने कहा ज़्यादातर सेलर जो है वो टैक्स लगाता है और कस्टमर से चार्ज कर लेता है, लेकिन इस सिस्टम में क्या है कि परचेजर जो है वो टैक्स उल्टा सेलर से ले रहा है और जमा करा रहा है गवर्नमेंट को। ऐसा कब कब होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जब आप किसी लॉयर की फीस भरते हो तो गवर्नमेंट ने लॉयर को नहीं बोला कि आप हमारी फीस पे कर देना, ठीक है। उन्होंने बोला है जो पे कर रहा है, उनका जो क्लाइंट है उसको बोला है इसको फीस पे कर दीजिए और आप जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके अलग से जमा करा दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी कॉपीराइट को यूज करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स अलग से उनसे लेना है और जमा कराना है गवर्नमेंट के पास, ठीक है।
अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो रजिस्टर्ड वाले बंदे की जिम्मेवारी है कि वो अनरजिस्टर्ड वाले से टैक्स ले और गवर्नमेंट के पास जमा कराए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो रजिस्टर्ड वाले को जानती है ना, अनरजिस्टर्ड वाले को तो नहीं जानती, क्योंकि अनरजिस्टर्ड वाले के साथ तो गवर्नमेंट को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जब उसने रजिस्टर ही नहीं कराया अपने आप को गवर्नमेंट के पास में तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड वाले को लगाम पकड़ा दी कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि अब अनरजिस्टर्ड वाले का टैक्स भी आप ही जमा कराएंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी टैक्सेस जो हैं वो परचेजर ही जमा कराता है। इंश्योरेंस कमीशन के लिए भी जो यूज कर रहा है उसके सर्विसेज को उसको जमा कराना है, और स्पॉन्सरशिप में भी। ये आपको एग्जांपल्स जस्ट याद रख लेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा कि कैसे हम जीएसटी की अकाउंटिंग करते हैं, या जीएसटी को कैसे हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।